हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए जो है ना वो एमपीपीएससी मेंस के जो पेपर है उनको एनालिसिस करने के लिए वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं और ये वीडियो नंबर है दूसरा। अगर आप लोगों ने पेपर 1 का एनालिसिस नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। पहले पेपर 1 का डिस्क्रिप्शन देखिए, जो भी एनालिसिस है वो देखिएगा। उसके बाद जो है वो आप लोग पेपर 2 का एनालिसिस देखने वाले हैं। आज हम लोग एमपीपीएससी मेंस का जो सेकंड पेपर होता है, जिसे हम लोग जनरल स्टडीज पेपर 1 या सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र क्रमांक द्वितीय ये कहते हैं, इसको डिकोड करने वाले हैं। इसका पूरा का पूरा पैटर्न समझने वाले हैं कि किस पैटर्न पर ये एग्जाम होता है, कितने नंबर, कितने क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, कितने क्वेश्चन 7 नंबर के आने वाले हैं और कितने क्वेश्चन आप लोगों को 10 नंबर के देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग जो है वो सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पूरा का पूरा जो पेपर सेकंड का सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसी के अलावा मैं आप लोगों को आज जो है ना वो कॉपी का सैंपल दिखाने वाला हूं कि एमपीपीएससी के मेंस की जो कॉपी है उनका क्या सैंपल होने वाला है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को कितना स्पेस मिलता है, 7 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को कितना स्पेस मिलता है और साथ ही साथ 10 नंबर के प्रश्न के लिए आप लोगों को कितना स्पेस मिलता है। ये तमाम चीजें आप लोगों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा, जितना जल्दी हो सकता है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम लोग अपने टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे सारे के सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हो और आप लोग चाहते हो कि मेरे हर वीडियो एग्जाम ओरिजिनल्स के सारे ऑफर्स का पता आप लोगों को चलता रहे, तो सिंपल सा है, स्टडी विद तारेंद्र टेलीग्राम पर सर्च करना है। आप लोगों को मेरा एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा। इस टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को सिंपल स्टडी विद तारेंद्र कर सर्च करना है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो ऑलरेडी 3000 लोगों ने इसको ज्वाइन किया हुआ है। आप लोगों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। इसी चैनल में आप लोगों को अंदर व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर आप वहां से क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी विजिट कर सकते हो, आप वहां से भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कल मैंने आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें, कल के वीडियो में ये हर चीज जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया था कि कितने का मेंस होता है, कौन से पेपर को लिखने के लिए हमें कितना समय मिलता है, किस पेपर को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में लिख सकते हैं और किस पेपर को केवल और केवल हिंदी में लिखना होता है। ये तमाम चीजें मैंने आप लोगों को बताया था और कल हम लोगों ने प्रश्न पत्र क्रमांक 1 का पूरी तरह से एनालिसिस कर लिया था और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा, आप लोगों को सिलेबस को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिली होगी। आज हम लोग प्रश्न पत्र क्रमांक सेकंड की बात करने वाले हैं, जिसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आप लोगों को राजनीति विज्ञान का मतलब है पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होता है और पार्ट बी में हमें सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र पढ़ना होता है। जो राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस है ये हमें मेंस में 150 नंबर का पूछा जाता है और साथ ही साथ समाजशास्त्र भी 150 नंबर का पूछा जाता है। तो दोनों मिलाकर ये जो दूसरा पेपर है हम लोगों को कुल मिलाकर 300 नंबर देकर जाता है या 300 नंबर का पूर्णांक होता है। अब आप जितने नंबर इन 300 नंबर में से आप जितने ले आ पाओ उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में इस पेपर को लिखा जाता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। 3 घंटे का समय मिलता है, ये कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, आज भी बता रहा हूं। इसके बाद के पेपर का जब एनालिसिस करेंगे तो बाकी पेपरों को भी हम लोग इसी तरह से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो है वो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को पता ही है कि कुल मेंस जो है वो 1500 नंबर का होता है और 185 नंबर का हमारा इंटरव्यू होता है, जिसके बाद टोटल पूर्णांक जो बनता है 1685 और इस 1685 में से ही आपका सिलेक्शन होता है। लगभग लगभग जहां तक पिछले रिजल्टों को अगर मैं देखूं तो लगभग अगर आप 1000 नंबर के करीब ले आओगे 1685 में से तो आप लोगों का डिप्टी कलेक्टर बनना जो है वो निश्चित हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, पसीना छूट जाता है ना। 50% मार्क्स नहीं ला पाते लोग, 800 नंबर में सिलेक्शन हो जाता है, 700 नंबर में सिलेक्शन हो जाता है, इतने भी नंबर नहीं ला पाते हैं। ठीक है, आप भले ही स्कूल के टॉपर होंगे, कई लोग 90-90% 11th-12th में लेकर आए होंगे, कॉलेज में 9.5 पॉइंटर, तमाम चीजें, एमपीपीएससी में आप 60% मार्क्स ले आओगे तो आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे, ये एक सच्चाई है। ठीक है,
तो समझिएगा सारी की सारी चीजें। सबसे पहले अगर हम लोग पेपर सेकंड के जो पार्ट ए है इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी शासन व्यवस्था है, जिस प्रकार से शासन व्यवस्था हमारी चलती है उसको पढ़ना होता है। पॉलिटिकल साइंस में ये तमाम चीजें हम लोगों को पढ़ना होता है। राजनीतिक जो पॉलिटिकल और जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव संरचनाएं हैं या जो स्ट्रक्चर्स है इनको हमें पढ़ना होता है। और इसमें क्या पढ़ना होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो विशेषताएं है या इसकी जो विशेषताएं है वो पढ़ना है। मूल ढांचा क्या है, जितने भी संशोधन हुए हैं हमारे संविधान में उसको हमें पढ़ना है। वैचारिक तत्वों में हमें उद्देशिका, उद्देशिका का मतलब है जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे पढ़ना है। हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है उनको हमें पढ़ना है। हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उन्हें पढ़ना है। साथ ही साथ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, या मैं कहूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमें पढ़ना है। साथ ही साथ संघवाद तत्व में हमें पढ़ना है केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है। जिस प्रकार आप लोग देखते होंगे कि आप लोग जहां पर रह रहे हो वो है मध्य प्रदेश राज्य, और केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है। और मध्य प्रदेश में भी जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी में मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार है। तो इस केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, किन किन प्रकार की शक्तियां राज्य को प्राप्त है, कौन कौन सी शक्तियां केंद्र को प्राप्त है, इस बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होता है। साथ ही साथ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में पढ़ना है, हमारा उच्च न्यायालय है उसके बारे में पढ़ना है, न्यायिक पुनर्वालोकन के बारे में पढ़ना है, न्यायिक सक्रियता पढ़ना है, लोक अदालत पढ़ना है और जनहित याचिका पढ़ना है। कुछ बदलाव नहीं हुआ है, पहले भी सिलेबस में था, मेंस के सिलेबस में ये, ठीक है। इसके अलावा यूनिट सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यूनिट सेकंड में कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसे पढ़ना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका मतलब ये है कि जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उसके बारे में पढ़ना है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इस कमीशन के बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। कुछ नया नहीं है, पहले भी हम लोग कमीशंस पढ़ते थे। इससे पहले जो सिलेबस था उसमें यूनिट 10 में सारे के सारे आयोग थे, उनमें ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ते थे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कि भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नृजातीय, भाषा एवं लिंग की भूमिका क्या क्या है। कौन सी जातियों की क्या भूमिका है, धर्म की क्या भूमिका है, वर्ग की क्या भूमिका है, भाषा एवं लिंग की क्या भूमिका है भारत की राजनीति में। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान का व्यवहार, जो राजनीतिक दलों का है उनके बारे में पढ़ना है, जो मतदान व्यवहार है उसके बारे में पढ़ना है, जो सिविल सोसाइटीज बनाई गई है उनके बारे में पढ़ना है, और जन आंदोलनों के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा के मुद्दों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये तमाम चीजें जो है ना दोस्तों, ये हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोगों को बताऊं तो इंग्लिश मीडियम में आप लोग देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो इंग्लिश का सिलेबस लेकर चलें। सिंपल सिंपल इंटरेस्ट लिटिगेशन है, या लोक अदालत हो गई, या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गई, या जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इन सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हो गई। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, तो 2 यूनिट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। थर्ड यूनिट कहती है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, इसकी विशेषता हमें पढ़ना है। राजनैतिक, ठीक है, राजनैतिक प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया, ठीक है, समुदाय आधारित संगठन, इसके बारे में पढ़ना है। गैर सरकारी संगठन, इसके बारे में पढ़ना है। स्वयं सहायता समूह, इसके बारे में हमें पढ़ना है। मीडिया की भूमिका के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया की भूमिका है देश में, उसके बारे में हमें पढ़ना है। भारतीय जो राजनीतिक विचारक है जैसे कौटिल्य, देवी अहिल्याबाई होलकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण जैसे महान राजनीतिक विचारकों के बारे में पढ़ने के लिए कहा गया है यूनिट 3 में। यूनिट 4 क्या कहती है? यूनिट 4 कहती है कि भाई साहब आप राज्यों का पुनर्गठन पढ़ लो। तो ये तो कुछ नया नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कल हिस्ट्री में पढ़ा था कि भारत का गणतंत्र के रूप में जो है उदय, राज्यों का पुनर्गठन, ये हमने हिस्ट्री में भी एक यूनिट थी उसमें भी आया था ये। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के गठन के बारे में बात कही जा रही थी कि मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ने के लिए कहा जा रहा था। मध्य प्रदेश का विभाजन जो हुआ है, मध्य प्रदेश का जब 2000 में विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश से अलग एक राज्य बनाया गया जिसे छत्तीसगढ़ नाम से
ये इसके बारे में पढ़ना है। राज्यपाल की क्या-क्या भूमिकाएँ होती है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, शक्ति कितनी है, उनकी स्थिति क्या है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा जो संगठन है, उसकी शक्तियाँ हैं, अध्यक्ष की क्या भूमिका है, विपक्ष की क्या भूमिका है। मध्य प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है, उसके बारे में पढ़ना है, उसका संगठन पढ़ना है, क्षेत्र अधिकार पढ़ना है और उसकी भूमिका के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। जवाबदेहिता एवं अधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग, देखना इसमें प्रतिस्पर्धा आयोग पढ़ना है। एससी अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम, बाल आयोग और महिला आयोग, इनको सबको हम लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ है आयोगों में। तो आप लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है, इसमें कुछ कुछ चीजें जो है वो बस ऐड हुई है। जो नई चीज ऐड हुई है पॉलिटी में दोस्तों, वो नई चीज हुई है आप लोगों के लिए यूनिट 5 में बोला गया है कि मध्य प्रदेश का प्रशासन पढ़ना है, मध्य प्रदेश के सचिवालय के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के बारे में पढ़ना है, सचिव तथा जो आयुक्त होते हैं उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन, जिलाधीश की भूमिका, जो जिलाधीश होता है, कलेक्टर होता है, उसकी क्या क्या भूमिका है, मध्य प्रदेश में जिले का प्रशासन किस प्रकार से चलता है, इसके बारे में पढ़ना है। ये नई यूनिट ऐड हुई है, इस चीज को मैं मानता हूं। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जो पंचायती राज है, इसके बारे में पढ़ना है। जो शहरी निकाय है, नगरीय निकाय जो है, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, इनके बारे में पढ़ना है। नौकरशाही के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य में जनजाति, पिछड़े एवं वंचित वर्ग का उत्थान, ठीक है, और नक्सली समस्या से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के योगदान के बारे में पढ़ना है और मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिक मुद्दों के बारे में, मध्य प्रदेश की राजनीति में जितने भी करंट के जितने भी मुद्दे हो रहे हैं उनके बारे में भी हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। ये हुई दोस्तों आप लोगों की 5 यूनिट। और इन 5 यूनिट में आप लोगों को ना, ये 5 यूनिट आप लोगों को देकर जाएगी 150 नंबर, और इन 150 नंबर में आप लोगों को पता है कि 2-2 नंबर के 15 प्रश्न रहेंगे, 7 नंबर के 10 प्रश्न रहेंगे और 10 नंबर के 5 प्रश्न रहेंगे। मतलब 1 यूनिट से 2 नंबर के 3 प्रश्न, 7 नंबर के 2 प्रश्न और 10 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। एक यूनिट की भूमिका है, मतलब 1 यूनिट हमें लगभग 30 नंबर देकर जाएगी और 30 नंबर, हर यूनिट का जो पूर्णांक है वो 30 नंबर है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 5 यूनिट मिलाकर 150 नंबर देकर जाएगी। यही अगर हम लोग पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम लोगों को जो इंडियन जो भारतीय समाज है या इंडियन सोसाइटी है उसके बारे में पढ़ना है। जो कुटुंब होता है, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा, इनके बारे में पढ़ना है। बहुत ही प्यारी यूनिट्स है, बहुत ही प्यारा पार्ट है, इसको पढ़ने में मजा आएगा। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा। जो समुदाय है, संस्था है, संघ है, संस्कृति, मापदंड, मूल्य है, इनको पढ़ना है। साथ ही साथ सामाजिक संस्थाएं, जो परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण, ऋण, यज्ञ और संस्कार, जितने भी 16 संस्कार होते हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जितने भारतीय समाज में अनुष्ठान होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, जितने आश्रम, पुरुषार्थ, ठीक है, समाज में विवाह, धर्म, संप्रदायों के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। भारतीय समाज में विविधताओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक यूनिट ये हो जाएगी आप लोगों के लिए। इसको बहुत डिटेल में आप लोगों को देखना है हर चीज को, कि हर टॉपिक, और कोशिश करें। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि भाई हम लोगों का पहला टारगेट ये होना चाहिए कि कभी भी हमें सिलेबस के बाहर नहीं जाना। पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस में जितनी चीज लिखी है, अगर हमारा इतना कंप्लीट हो गया तो आप ये मान के चलिए कि आप लोगों का सिलेबस लगभग कंप्लीट है। तो जितने टॉपिक्स यहाँ सिलेबस में लिखे हुए हैं ना, इन यूनिट्स में जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं, इन सारे के सारे टॉपिक आप लोगों के कंप्लीट होने चाहिए। एक एक पॉइंट, जिस तरीके से मैं यहाँ पर गोद रहा हूँ, जब भी आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो तो हाइलाइटर से ऐसे हाईलाइट कर दो कि हाँ, आज मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप लोग देखोगे यूनिट 3 में, तो यूनिट 3 में जो पंचायती राज के बारे में पढ़ने के लिए फिर बोला जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन से पहले और बाद में क्या क्या कंडीशंस थी। तो इस तरीके से आप लोग सारा का सारा सिलेबस जो है ना वो देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। काफी बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है और पढ़ने का तरीका यही है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो इस तरीके से हाईलाइट आप लोग कर लीजिए। ठीक है, हाईलाइट आप लोग कर लीजिए
तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो 5वीं यूनिट जो है, इसकी जो 5वीं यूनिट है ये भी कहती है कि मानव संसाधन विकास, सामाजिक कल्याण की जो योजनाएँ जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समाज के कल्याण के लिए जो योजनाएँ चलाई जा रही है उनके बारे में पढ़ना है। जो नई राष्ट्रीय नीति है 2020 की, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, उसके क्या सिद्धांत है, तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और ये पूरी की पूरी जो है यूनिट आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर आप लोग मेंस पेपर 2 की का पार्ट बी कंप्लीट करते हैं तो भी आप लोगों को ये पार्ट बी भी 150 नंबर देकर जाएगा और इन 150 नंबर में आप लोगों को हर यूनिट से 2 नंबर के 3 क्वेश्चन, 7 नंबर के 2 क्वेश्चन और 10 नंबर का एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। मतलब हर यूनिट आप लोगों को 30 नंबर देकर जाएगी। हर यूनिट आपको 30 नंबर देकर जाएगी, मतलब पूरी 5 यूनिट जो है वो 150 नंबर देकर जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर बेस्ट कितने नंबर हो सकते हैं? अच्छे नंबर कौन से हैं जिसे पाकर हम लोग अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं? तो मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि लगभग 200 के करीब लाने की कोशिश करो। हर पेपर में 200 स्कोर करने की कोशिश करो, काफ़ी बढ़िया रहेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। स्टार्टिंग के 4 पेपरों में तो 2-200 स्कोर करने की कोशिश करना ही करना है, ठीक है? एवरेज 200 आना चाहिए, ठीक है? आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो कॉपीज़ हैं इनका फॉर्मेट क्या है, तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर दोस्तों, तो ये जो है ना, ये 2 नंबर के प्रश्नों के लिए है। 2 नंबर के प्रश्नों के लिए ये फॉर्मेट है। यहाँ पर प्रश्न लिखा रहेगा, उत्तर आप लोगों को यहाँ से लिखना होगा और इतनी एक लाइन ये, ठीक है? इतना इतना स्पेस रहेगा, ठीक है? इतने जगह में आप लोगों को 2 नंबर का प्रश्न लिखना है, तो आप जितने वर्ड्स जो है वो यूज़ कर पाएँ। यहाँ पे फिर एक प्रश्न लिखा रहेगा, यहाँ पे आप लोगों को 2 नंबर का प्रश्न जो है वो लिखना रहेगा। आप लोग जब तक ऐसी कॉपी में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को हैबिट नहीं आएगी। कॉपी कॉपी का फ्रंट पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ऐसे यहाँ पर आप लोगों को रोल नंबर लिखना होता है और यहाँ पर गोले भरने होते हैं। जिस मीडियम में आप लोग लिखोगे उस मीडियम में आप लोगों को लिखना भी पड़ेगा, हिंदी और अंग्रेजी, तो तमाम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो जो 7 नंबर का प्रश्न है उसके लिए इतनी स्पेस मिलती है। इतने स्पेस में आप लोगों को 7 नंबर का प्रश्न, जैसे मैंने बोला कि 1857 की क्रांति के कारण लिखिए 7 नंबर में, तो आप लोगों को इस स्पेस में 1857 की क्रांति का कारण लिखना पड़ेगा। आप लोगों को बेस्ट डेटा जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो ये स्पेस जो है वो 7 नंबर के प्रश्नों के लिए दिया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये स्पेस जो है वो 7 नंबर के प्रश्नों के लिए दिया गया है। इसके अलावा जो 10 नंबर के प्रश्न है उनके लिए 2 पेज दिए गए हैं। अगर कोई प्रश्न आता है 10 नंबर का, तो उसके को आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, ये पूरा पेज लिखोगे और साथ ही साथ इस पूरे पेज को भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है? तो अगर आप लोग इतना इतना लिखना पड़ेगा 10 नंबर के प्रश्न में, ठीक है? इतना 10 नंबर के प्रश्न में लिखना होता है। ये सैंपल कॉपी दिखाना मेरा उद्देश्य था आप लोगों को। बाकी तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने देख ली होगी। मैं टेलीग्राम चैनल पर ये सारी कॉपीज़, पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। दोस्तों, अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2025 को टारगेट किए हुए हैं, तो एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के पास आप लोगों के पास है बेस्ट कोर्स प्रहार 2025 और संकल्प 2025, जो पूरी तरह से एमपीपीएससी 2025 के लिए टारगेटेड है। किसी भी प्रकार से इन कोर्सेज के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो सिंपल इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आप लोगों को स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करना है, आपको बैच की जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसी प्रकार 26 के लिए भी हम लोगों के पास बैच है, आरंभ और सारथी। आप लोगों को सिंपल इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और एप्लीकेशन पर जो प्राइस है वो बिल्कुल पे ना करें। आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑफर दिए जाते हैं। आप लोग सिंपल जो है वो इन नंबर पर व्हाट्सएप करें और आप लोगों को कूपन कोड मिलेगा, तो आप लोग कम प्राइसेस में आप लोग कोर्सेज जो है वो परचेज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मुझसे जुड़ने के लिए मैंने आप लोगों को लेक्चर से पहले भी बताया था कि भाई सिंपल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को हर वीडियो का लेक्चर्स लिंक जो है वो मिलती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। फिर मुलाकात करूंगा एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी यूट्यूब चैनल पर, लेकिन तब तक के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।